हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम लोग अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो मैट्रिक्स से रिलेटेड होंगे। यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस से रिलेटेड डेफिनेशंस आपको बताया गया था। काफ़ी सारे डेफिनेशन थे। फर्स्ट था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लास्ट थिंग्स नल मैट्रिक्स। ठीक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी था। लास्ट में दो हमने एक्स्ट्रा यूज कर लिया था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट किया था गाइस। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिसेस में दो चीज़ें इक्वल कब हो सकती हैं, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसा होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में किस तरह से हुआ जाता है। ये सारा कुछ हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी फर्स्ट वाला पार्ट्स, जिसमें लिखा है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हमेशा इक्वल कब होंगे, हम लोग अब उसकी स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, लिखा है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। थोड़ा मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। इनका कहना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स दे दिया रैंडम, ठीक है, कुछ भी दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपसे दे दूं कि a इक्वल टू कुछ भी, यार कोई किसी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स ए दे दिया और एक मैट्रिक्स ए दे दिया, ठीक है। जैसे कुछ लिखा मैंने, दो मैट्रिक्स हमने लिख दिया यहाँ पे, एक a इक्वल टू लिखा है और एक b इक्वल टू, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स है। अब बताओ ये कितने क्रॉस का है। क्रॉस का मतलब समझ रहे हो, कितने टाइप का मैट्रिक्स है, जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, यानी कि 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं। बाई चांस ये भी कितना है, 2 क्रॉस 3। तो रूल कह रहा है कि अगर 2 मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल, अगर A इक्वल टू B होना है। देखो यार, थ्योरी हम A B भले पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आपके सामने जो क्वेश्चंस आए वो x इक्वल टू हो, p इक्वल टू हो, मतलब एनी अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू वट एवर, ओके। वो कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि a एंड b ही हो, ओके। आर इक्वल इफ़, इस इफ़ का फुल फॉर्म होता है इफ़ एंड ओनली इफ। तो उस बड़े से मीनिंग का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आप लोग को मैं बार बार बताता रहता हूँ जब भी आता है, ओके। इफ़ एंड ओनली मतलब केवल और केवल तब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, इफ A इज, मैंने डैडस लिखा है, B इज आल्सो डैडस। अभी डैडस में क्या भरा जाएगा, तो मैं अब फिल करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में भरा जाएगा M क्रॉस N, B इज आल्सो M क्रॉस N। क्या मतलब निकल के आता है कि A जिस क्रॉस का मैट्रिक्स हो वो सेम हो B के भी क्रॉस के मैट्रिक्स का। तो इस बात का हमें एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिलता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले A, कुछ भी लिखा अंदर, कितने क्रॉस का है, 2 क्रॉस 3, यानी A का जो है 2 क्रॉस 3 है, A का जो है 2 क्रॉस 3 यानी कि M क्रॉस है। B का भी 2 क्रॉस 3 है, यानी B का भी 2 क्रॉस 3 यानी B का भी M क्रॉस है। इसका मतलब है कि A का जिस क्रॉस का मैट्रिक्स है उसी क्रॉस का B वाला भी मैट्रिक्स है। और ये दोनों कैसा होना चाहिए, इफ A इज M क्रॉस N, B इज आल्सो M क्रॉस N। चलो ये बात तो सही होगी, पहला पॉइंट क्या होगा, सही हो गया, नो प्रॉब्लम, सही है भाई। A जिस क्रॉस का है वही उसी क्रॉस का B भी है, तो फर्स्ट वाला पार्ट सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में कहा गया कैपिटल A I J, मतलब A वाले मैट्रिक्स का I J, I क्या बताता है, आयथ रो, J बताता है जेथ कॉलम के एलिमेंट बताता है, ठीक है। B I J ये भी एलिमेंट बता रहा है, आयथ रो जेथ कॉलम के B वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट बता रहा है। फॉर ऑल ईच पेयर ऑफ I एंड J। मुझे नहीं लगता कि सेकंड वाला डेफिनेशन आपको मैथमेटिकली एक्चुअली लैंग्वेज वाइज आपको ज़्यादा कंफर्म हो पा रहा होगा। मैं आपको इस बात को एग्जांपल में क्लियर करूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्लीज़ सेकंड पॉइंट को अभी हम समझा देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन जब करोगे तो मैथमेटिकली करना है यार अपने को। तो अगर ये सेकेंड पार्ट नहीं भी समझ में आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, उसको हम एग्जाम्पल से इस सेकंड पॉइंट्स को एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर हम वापस यहाँ पे समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट पार्ट सही था कि ये बिट जिस क्रॉस का है उसी क्रॉस का सेकंड वाला भी है, लेकिन अगर ये इक्वल होना है
तो दोनों सही होना चाहिए। दोनों सही मतलब इंटरसेक्शन लिया है, ये भी सही हो एट द सेम टाइम ये भी सही हो। तो क्या मतलब है सेकंड का, आइए देखते हैं यहाँ पे। बताओ क्या ये कौन से वाले नंबर पे है और ये कौन से वाले नंबर पे है? क्या ए का ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 लिखा है, इसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 लिखा है। तो क्या दोनों का पोजीशन ऑफ आई जे सेम है? आई जे मतलब 1 1 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, क्या ये जिस प्लेस पे लिखा है 5, क्या उसी प्लेस पे 5 यहाँ भी लिखा है? बोलो, लिखा है भाई। ये कौन सा रो पे है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 8 12, ये भी 8 12 है क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। तो क्या इक्वल है दोनों? बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, जैसे यहां पे लिखा है 1 और यहां पे लिखा है 2, इसमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1 लिखा है, लेकिन इसमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 2 लिखा है। तो रूल ये कह रहा है कि ईच पेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए। ईच पेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए गाइस, ठीक है। सेम एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टर्म्स का क्या मतलब है? जैसे ये लिखा है A11 प्लेस पे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। जैसे ये लिखा है A21 प्लेस पे, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे। सिमिलरली तो देख सकते हो इन पूरे 6 एलिमेंट में से 5 एलिमेंट तो आपको दिख रहे हैं कि वो मिल रहे हैं, दिख रहा है। 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको बी में भी दिख रहा है। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो फर्स्ट में है और जो सेकेंड में है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि देन मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक, क्या कारण है गलत होने का? क्यों नहीं बराबर है? क्या फर्स्ट पार्ट सही था? क्या बिल्कुल सही था। 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 दोनों सेम थे, लेकिन सेकेंड एलिमेंट कहा गया था कि ईच पेयर ऑफ आई जे, पहले मैट्रिक्स का जो आई जे वाला प्लेस हो, सेकेंड मैट्रिक्स का जो आई जे वाला प्लेस हो, उनके एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सेम सेम 3 3 सेम सेम पोजीशन पे, चलो इक्वल है। 5 5 सेम पोजीशन पे, इक्वल है। लेकिन ये जिस पोजीशन पे और जिस पोजीशन पे ये, इनमें वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो एक भी अगर गलत हुआ तो आप कह सकते हो 100% गारंटी के साथ कि ये चीज़ मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल कभी भी नहीं होंगे, अगर एक भी पार्ट इसमें इक्वल नहीं आता है तो, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं नेक्स्ट इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि मैं इसी में वेरिएशन करा के कुछ करा दूंगा, ठीक है। आप प्लीज़ इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप नोट कर लिए होगे। अब इसी में मैं एक सेकंड एग्जांपल अपने तरफ से बना दूं। जैसे मान लो ये लिखा है, अब जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ना क्यों। अब कंफ्यूजन किस बात का होता है वो भी आए देखते हैं हम लोग। कंफ्यूजन इज कि उनको लगता है कि इसमें 6 एलिमेंट्स है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, चलो भाई अच्छी बात है। 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो पोजीशंस है उनको लगता है कि जो इसमें नंबर है वही नंबर तो इसमें भी है। भाई कहीं ना कहीं 3 2 5, कहीं ना कहीं इसमें भी 3 2 5 आगे पीछे कहीं ना कहीं तो लिखा है ना। ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं, मैं नहीं सोच रहा हूँ। ओके, 3 2 5 3 5 2। तो यार ये रूल ये कह रहा है ना कि ईच पेयर ऑफ ए एच, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर तो सेम है, ठीक है, अच्छी बात है, नंबर सेम है, आगे पीछे लिखा है, लेकिन क्या पोजीशन सेम है? जैसे ये लिखा है आपका 12 पोजीशन पे, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 8 12 है, तो इसमें 2 लिखा है। लेकिन इसमें अगर ये 12 की बात करें तो उसमें 5 लिखा है। तो अब देख सकते हो ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है और ये बॉक्स इसके इक्वल नहीं है। इसमें तो और अच्छी बात हो गई, एक भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो मैट्रिक्स आपस में कभी भी इक्वल नहीं होने वाला गाइस, ठीक है। एक भी मैट्रिक्स अगर के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हुआ तो वो कभी भी मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होने वाले हैं, कभी भी नहीं होने वाले, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा
कि डाटा अगर हो सकता है कि सेम हो, बट अगर आगे पीछे लिखा है, मतलब पोजीशन अगर सेम नहीं आता है, तो आप तभी भी क्या नहीं कहोगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, कभी नहीं कहोगे। ठीक है, ओके। तो ये एग्जांपल्स भी कॉपी कर लो, इसे में मैं अपने तरफ से एक्सटेंड कर देता हूँ चीज़ों को। मान लो एग्जांपल कुछ इस तरह से, कुछ भी इस तरह ले सकते हैं यार। जैसे लिखा है, ओके, 3 6 7 3 6 7 0 -1 4 0 -1 4। ठीक है, 6 एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट में 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, इफ A इज M क्रॉस N गाइस। ठीक है, इफ A इज M क्रॉस N एंड देन B इज आल्सो M क्रॉस N, कहने मतलब मैट्रिक्स A जिस क्रॉस का हो, सेम क्रॉस का B वाला मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि ये वाली पॉइंट सही है, यानी फर्स्ट पार्ट सही है। तब हम बात करेंगे सेकंड चेक करने का। सेकंड पॉइंट इज A इक्वल टू B i j। इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट सेम होने चाहिए करस्पॉन्डिंग टर्म्स के। अगर लैंग्वेज में ये नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे वर्ड को ध्यान दो, ईच टर्म सेम हो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के। करस्पॉन्डिंग मतलब जिस पोजीशन पे लिखा हो, सेम पोजीशन जाके देखो वहाँ पे क्या वही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, फिलहाल गाइज आप इस केस में देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल है, 3 है 6 है 7 7। यार ये चीज़ तो अंधा आदमी बता देगा कि ये इक्वल है कि नहीं गाइज, वो तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है। भाई सेम सेम तो लिखा है, आइडेंटिकली तो लिखा है, इसमें चेंजेस कुछ मिल ही नहीं रहा है। ओके, ये तो अंधा आदमी बता देगा यार कि ये जो चीज़ लिखा है वही चीज़ ये भी लिखा है, तो इस बात से भी आप समझ सकते हो कि ये इक्वल है। ओके, सो A इज इक्वल टू B। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज द फाइनल मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब ये एग्जांपल जो मैंने अब आपको दिखाया है, ये हमेशा क्या है, इक्वल है। यार कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि 2 क्रॉस 3 पे ऐसा होता है क्या? नहीं यार, वो तो मैं एग्जांपल आपको बता रहा था। यहाँ पे कोई सी भी क्रॉस का नंबर्स हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एग्जांपल से यहाँ पे पिक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल है, ओके, 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पिक किया है। देखते हैं क्या लिखा है। इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3 4। ठीक है, इसमें टोटल 4 रोज है। ठीक है, टोटल कितने रोज है? 1 2 3 4। 4 रोज। कितने कॉलम है? एक कॉलम है ना। यहाँ पे भी रोज है 4 और कॉलम है 1। रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद लिखते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो चेक करो क्या फर्स्ट पॉइंट सही है। जितने क्रॉस का पहला मैट्रिक्स हो उतना ही क्रॉस का दूसरा मैट्रिक्स होना चाहिए, तो अच्छी बात है। 4 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1, ये बिल्कुल सही हो गया। अब आप चेक करो क्या करस्पॉन्डिंग टर्म सेम है क्या? 1 1 0 0 5 5 3 3। जी बिल्कुल सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा? B। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। आप तब तक इसको नोट कर लो गाइस। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x y a comma b if x plus 3 upon 4x plus 6 b minus 3। मतलब इस तरह सारे मैट्रिसेस की वैल्यू आपको गिवन है और इन सारे रिजल्ट्स में आपको 4 वेरिएबल्स है x y a b। इन चारों वेरिएबल्स को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसको किस तरह प्लान करना चाहिए। तो देखा जाए यार, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी सीखे हैं मैं चाह रहा था तो थोड़ा उस पर एक एग्जाम्पल करा दो, इसलिए पहले क्वेश्चंस पिक किया है। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये मैट्रिक्स एक लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा सा, और एक राइट हैंड साइड भी लिखा है। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल है। देख लो गाइस, ये खुद कह रहा है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये खुद कह रहा है कि हमारा जो मैट्रिक्स है और जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तब आप बताओ कि x y a b की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है। अब बताओ दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं भाई? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उसका x के बराबर हो। तो देखो कितना सस्ता क्वेश्चन बन गया।
देख रहे हो आप, ठीक। ये भी इसके इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग इक्वल करना है। यही प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था आपको फर्स्ट वाला भी। देखो y की वैल्यू भी आ गया आसानी से। अब मान लो a निकालना है, 2 तो आ गया, a निकालना है तो a वाला यहाँ है, तो इससे कंपैरिजन कर लो, इससे a भी आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा? a -1 इक्वल टू -3, सो a इक्वल टू -2। ठीक है, a इक्वल टू -2। अच्छा, b निकालना है तो b वाला इससे कंपैरिजन कर लो, समथिंग। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3b इक्वल टू -21, सो b इक्वल टू -7। दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ x, y, a एंड b। ओके गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि x भी निकाल लिया गया है और y, a एंड b। ठीक है, आंसर आ गया, नो डाउट। अच्छा, अब जैसे मैंने ये सारे एग्जांपल्स को पिक करके a, b, c, x, y निकाल लिया यार, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं स्टूडेंट की 4x + 6 को 2x के इक्वल करें। ओके, जो बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान सुनना। अब यहाँ पे आपको हो सकता है गलती कर सको। ओके, 4x + 6 जब 2x को सॉल्व करेंगे, थोड़ा माइंड में करके देख लो। फिलहाल जो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ बस आपको देखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। 4x + 6 इक्वल 2x है, मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ। 4x + 6 2x इक्वल अगर है तो यहाँ से x सॉल्व करने पे 3 आता है। 2 उधर भेज दो, 6 3 नहीं बेटा, -3 आएगा, 6 उधर आएगा ना, -6 हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू -3 हो गया, तो क्या हम लोग फर्स्ट पार्ट को इक्वल करके भी -3 लाए थे? फर्स्ट पार्ट को जी बिल्कुल लाए थे यार, तो इसलिए -3 यहाँ पे सही है। ठीक है, अच्छा मान लो इससे कंपैरिजन करो तो देखो क्या b की वैल्यू वही आता है जो हमारे इस वाले से कंपैरिजन से आया था। तो चेक करके देखते हैं क्या आता है। तो जैसे लिखा है b - 3 इक्वल टू 2b + 4। कंपैरिजन करते हैं, अगर इक्वल आ गया तब तो ठीक है, -3 उधर चला जाएगा तो +7, सो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? -7। ठीक है, इससे क्या सीखने मिला कि ये वही भी आ रहा है जब हम इससे कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जिसमें मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी गलती कर देते हैं, और इसमें मैं इस एग्जांपल को बहुत ध्यान सुनना यार। इस तरह के एग्जांपल्स आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो दिख सकता है, और ये आपसे गलती भी हो सकती है। ये 100% गलती के पूरे चांस होते हैं। तो पहले हम यहाँ डिस्कशन करेंगे यार, फिर हम बात करते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लिख ले, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इस एग्जाम्पल्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले होगा। ठीक है, बहुत कुछ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे से कन्फ्यूजन होते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत चीज़ मैं यहाँ पे सिखा दूंगा जिससे कि आपको एग्जाम में कहीं मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो सारी मिस्टेक्स हमने यहाँ पे विजुलाइजेशन करके मैंने क्वेश्चन खुद क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या यहाँ पे करना चाहिए। पहली बात तो ये देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये तो बेसिक है, एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड लिखा है, एक मैट्रिक्स राइट साइड लिखा है, और बीच में इक्वल का साइन है, मतलब 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आप लोग पढ़ रहे हैं कि दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, आर्डर इन द सेंस क्रॉस वाइज। ओके, जैसे ये भी 2 × 2 है और ये भी बाई चांस 2 × 2 है, तो देख सकते हो 2 कंडीशन एक साथ सही होना चाहिए। तो पहला सही हो गया, तो सेकंड क्या लगता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना। तो बताओ क्या आएगा? दिस, ठीक है, y + 3 भी इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो हमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, x एंड y, 2 ही वेरिएबल है x एंड y। मैं पहले वो कर रहा हूँ जो स्टूडेंट सोचते हैं, ध्यान देगा इस, मैं पहले वो कर रहा हूँ जो स्टूडेंट सोचते हैं, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। तो y + 3 = 1। ठीक, तो उनको लगता है कि यार 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बन जाना ही सफिशिएंट होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। अब इसका जब फैक्टर करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगा, नो प्रॉब्लम।
इसको सॉल्व करने से 1 2 आएगा, सेकंड को सॉल्व करने से y इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है गाइस, ओके। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्या कहते हैं, यही हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर है। अब ये कैसे पता करें फाइनल आंसर है, तो कहने का मतलब है कि रूल क्या था, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का रूल क्या था, करस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट सेम होने चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ, आपने इनको इक्वल करके तो सॉल्व कर लिया, इनको इक्वल करके सॉल्व कर लिया, लेकिन यार ये सब भी तो इक्वल होंगे, ये सब भी तो इक्वल होंगे। ओके, तो अब बताओ, इनको जब इक्वल करेंगे तो x - 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो x की वैल्यू 1। यहां से बताओ y² + 3y इक्वल टू -2, तो यहां से फैक्टर करने के बाद आता है y + 2 y + 1। सो बेसिकली यहां से y की वैल्यू -2, -1 आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि यार y की बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, कौन कौन सा एक्सेप्ट करें। तो गाइज यही वाला पॉइंट्स अब आपको समझना है, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर इसी बात से डिसाइड होता है। ठीक, तो आप देख सकते हो x के यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, एक 1, 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। अब कौन सा x लें, 1 2 दोनों लें या कोई एक लें, तो आप बताओ। वहाँ पे याद है इंटरसेक्शन लिखा था, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो आंसर लिखना जो दोनों में कॉमन होता हो, यानी कि दोनों में सेम होता हो। तो हमारे इन दोनों x में कौन सा आंसर है जो कि एग्जैक्टली एक जैसा है, तो वो है 1, और y में ऐसा क्या है, वो है -2। तो ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मान लो कि अगर एग्जाम में ऑप्शन दे देता तब तो आपका नुकसान हो जाता ना, ऑप्शन अगर इस तरह से होता तो कितना गलतियां हो सकती थी। मान लो मैं यहाँ ऑप्शन बना के आपको दिखा दूं, मान लो अगर ऑप्शन होता बाई चांस, मान लो फर्स्ट ऑप्शन होता x की वैल्यू 1 2 एंड y की वैल्यू -2, बहुत सारे से एग्जांपल्स हो सकते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 -1, c इज x इक्वल टू 1 2, y इक्वल टू -2 -1 एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। या ये भी लिख सकते हैं, हो सके तो आप क्वेश्चंस के सामने नीचे कहीं जगह हो तो ये 4 ऑप्शन भी लिख लेना। ये अब आपको एक बेटर क्वेश्चन बना के दिया गया है, सबसे बेटर अभी तक का। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। इनका कहना है कि ये जो रिजल्ट्स आया है, मोस्टली जो स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं वो सी ऑप्शन ज़्यादा मारते हैं लोग। कौन सा, सी ऑप्शन क्यों मारते हैं, उनको लगता है कि 1 2 1 तो ठीक है दोनों ले लेंगे भाई, ये तो एक जैसा है ना, तो एक ले लेते हैं, बाकी दो है तो 1, 2 लेते हैं। इन दोनों में जो कॉमन है -2 और एक एक्स्ट्रा जो कि कॉमन है ये -1। तो ये स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं आपको पहले गलती बता रहा हूँ, 1, 2 एंड -2, -1 वाले आंसर्स को टिक कर देते हैं। लेकिन आप बताओ रूल क्या था, रूल क्या था, फर्स्ट सेकंड का क्या लेते हैं हम लोग, वो इंटरसेक्शन लिया जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन होगा उस पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ठीक है, लिख लिया गया 1, 2 ये 1, तो दोनों में कॉमन 1 था एंड सिमिलरली y वाले में -2 था। तो इसलिए जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो बल्कि लास्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंट्स को जिसमें एक गलतियाँ कर सकते हैं। मोस्टली आई थिंक 90% स्टूडेंट्स सी ऑप्शन को ही पिक करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आई होप सी ही वाला ट्राई किए होगे। ओके, तो फिलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके, नोट कर लो। नाउ स्टार्ट सेकेंड प्रॉपर्टीज। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, इसमें लिखा है मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट नंबर टू ए मैट्रिक्स। आपके सामने एक मैट्रिक्स कोई हो, उस मैट्रिक्स में आप किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, कोई भी एक हो, समथिंग 5 6 7 -2 √3 √5 √7 टाइप का कुछ भी नंबर हो। तो किस तरह से होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी लिखवा दिया है, बट अभी मैं थ्योरी नहीं समझाऊंगा।
थ्योरी थोड़ा अजीब लगता है थ्योरी समझाने में, क्वेश्चन के बाद थ्योरी समझना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज ए स्टूडेंट। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज करता हूँ बताने का तरीका। अभी आपको ये नहीं देखना क्या लिखा है, ठीक, पहले यहाँ समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, गिवन है कैपिटल A इक्वल टू समथिंग। इस मैट्रिक्स में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस मैट्रिक्स में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, भाई ए वाला यही तो लिखा है, 4 1 0 5 एंड 3, देखा है। तो रूल ये कहता है, अब मैं यहाँ पे जो लिखा है इंग्लिश में उसको पहले यहाँ एक्सप्रेस कर ले, फिर हम उसको वहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि जो स्केलर नंबर या जो भी कांस्टेंट नंबर बाहर हो, उस नंबर को आप मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। आई रिपीट, जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर होता है। क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 इंटू 6, 2 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 0, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3। अब जैसा कि देख पा रहे हो यार, यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2 सब में है। यही रूल कहना चाह रहा है कि आप सब में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये करने के बाद आपका आंसर फाइनल आ जाता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ किसका, 2A का। 2A का ये रिजल्ट आ चुका है फाइनल। तो देखो एग्जाम्पल से बड़ा क्लियर है, सिर्फ आप इसमें एक कंफर्टेबल लैंग्वेज में याद रख सकते हो। किसी भी कांस्टेंट नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई होता है, एक भी एलिमेंट छूटता नहीं है, सारे टर्म में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग समझा दिया है। थोड़ा सा लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन में कहना चाह रहे हैं। तो आओ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, आई रिपीट, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। क्या मतलब, उसके प्रत्येक एलिमेंट में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट में क्या लिखा है, ईच एलिमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके ईच एलिमेंट में दैट कांस्टेंट, यानी जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, वही वहाँ पे लिखना चाह रहा था, ठीक है। मुझे लगता है कि आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर किए होंगे। आपके दिमाग में यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या ये जो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट होता है ये क्या हर टाइप के मैट्रिक्स में होता है या कोई स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स है। जैसे स्पेशल का क्या मतलब, रो मैट्रिक्स में लगेगा कि स्केलर में, कि डायगोनल में, कि आइडेंटिटी में, कि नल मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, बहुत सारी चीज़ें मैट्रिक्स पढ़ लिया गया था। तो मेरा कहना है कि यार इन सारे चीज़ों में आप किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो, वो सारे जगहों पे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। ओके गाइस, तो आप इसको नोट कर लो। नाउ स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा सा डेफिनेशन से काफ़ी बड़ा यहाँ तक है, ठीक है। इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं फिर हम बात करते हैं, ठीक। इस पूरे टर्म्स को हम बाद में समझाएंगे, पहले इसको देखो। तो जो लैंग्वेज बोलूँगा वो सब कुछ इसमें लिखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ बोल के आपको ख़त्म कर दूंगा समझाकर, फिर हम वहाँ पे वापस आएंगे एंड देन फिर से रिपीट कर लेंगे एक बार फिर से, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। जैसे 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है ए एंड बी, इसमें आपको 2 अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स है। ऑर्डर फर्स्ट का क्या है चेक करो, 3x2, क्योंकि 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3x2 है, ठीक है, 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो रूल ये कहता है कि 2 मैट्रिक्स ऐड, लिखा है ना प्लस का साइन, 2 मैट्रिक्स ऐड सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं जब व्हेन दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप के हों। सेम टाइप का यहाँ पे मतलब होगा किस क्रॉस का लिखा हुआ है, दोनों क्रॉस जिस वाइज लिखा है अगर वो सेम है
तभी आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या सेम है। ए मैट्रिक्स 3x2 का है, बी मैट्रिक्स भी 3x2 का है। तो देखो दोनों का टाइप जो है वो सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं सेम टाइप लिखा है, ठीक है, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप होने चाहिए। चलो भाई फर्स्ट पॉइंट हो गया। तब जाकर इनका जब प्लस करेंगे हम लोग, तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो प्लस का मतलब होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो जैसे इसमें 3 उसमें 2 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 5 और 1 है तो 5 + 1, ठीक। 2 + 3, 1 + 0, -4 + 4, 6 - 3, ठीक है। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो कितना हो जाएगा? 5 5 0 6 1 -3। देख सकते हो आफ्टर एडिशन भी कितना हुआ? 3x2 का ही मैट्रिक्स बना है, ठीक है। तो यही रूल है कि दो मैट्रिक्स को ऐड तब करते हैं जब दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप के हो। पहली बात ये होनी चाहिए 100%। सेकंड पॉइंट्स, और जब पता चल गया कि ऐड किया जा सकता है, तो ऐड कैसे करते हैं? वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे ये कौन से वाले जगह पे लिखा है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसलिए 1 का एडिशन 0 के साथ हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा होगा 1 + 0, ठीक है। तो अब हमने ये आपको एग्जाम्पल थ्रू समझा दिया है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ। देखो लिखा है गिवन 2 मैट्रिक्स ए एंड बी इज ऐड। कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड होता है इफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम टाइप। मैट्रिक्स कितने का होना चाहिए? सेम टाइप का होना चाहिए। सेम टाइप मतलब क्या है भाई साहब? जितने क्रॉस का फर्स्ट मैट्रिक्स हो उतना ही क्रॉस का सेकंड मैट्रिक्स हो। अच्छा, देन एडिशन इज परफॉर्म बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तब इनका जो एडिशन होगा इन दोनों अलग अलग मैट्रिक्स का, वो परफॉर्म माने किस तरह से वो यूज होगा उसका, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करके यूज होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि एडिशन इज परफॉर्म बाय एडिंग, यानी जोड़ना है आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो ये एडिशन करने का तरीका है। सबसे पहले आप देखोगे कि जिस दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो क्या वो दोनों सेम टाइप के हैं। सेम टाइप मिल गया तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ओके गाइस, नो प्रॉब्लम। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक नया टाइप के एग्जाम्पल्स लिया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स में आपके सामने यहाँ क्या कहा जा रहा है थोड़ा उसको भी देखते हैं। गिवन ए एंड बी, एंड आपको a - b पूछा गया है, a - b पूछा गया। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं गया, माइनस वाले कॉन्सेप्ट को तो नहीं पढ़ाया गया, मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो हमने नहीं पढ़ाया आपको, न पढ़ाने की जरूरत है। तो जब भाई पढ़ाए नहीं तो काहे क्वेश्चन दिए? पहली बात यही आता है, हमने तो सिर्फ एडिशन पढ़ाया है ना, सब्ट्रैक्शन थोड़ी पढ़ाया है। तो कहने मतलब ये है कि कभी भी अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को कैसे हैंडल किया जाता है वो हम लोग छोटी सी बात से यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट इज 2 1 4 3 - 1 50, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। माइनस टाइम्स बी वाला है 0 2 - 3 1 10 4 1 10 4। अब बताओ, ये लिखा है माइनस, अब माइनस अपनी जगह पे, कुछ नहीं किया मैंने अलग से, ठीक है। इस माइनस को हम लिख सकते हैं इस तरह से। अरे भाई जादू हो गया क्या? ये स्टेप अपने कॉपी में नेक्स्ट लाइन में लिखना, ठीक है। पहले क्या था? पहले माइनस था, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर जब अगली लाइन में इस माइनस की जगह पे ऐसे लिख दो। थोड़ा मेरा स्पेस भी कम है और आपको समझ जाना भी है, इसलिए थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं लिखने में। ओके,
तो आपको एक सेकेंड रो में दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, यानी सेकेंड स्टेज पे आप ये लिखे होगा, आई होप, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ, ऐसा नहीं लगता कि इस वाले मैट्रिक्स में ये जो बी वाला पोजीशन है उसमें -1 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई। तो क्या यार मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ा हुआ है ना, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। और आप बताओ मल्टीप्लाई किस वे में काम होता है, मल्टीप्लाई किस वे में वर्क करता है, बताएंगे आप। जब स्केल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कांस्टेंट नंबर से, तो वो ईच नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो -1 का 0 में 0 हो जाएगा, -1 में 1 का मल्टीप्लाई -1, -1 का 2 में -2, 10 का -1 में -10, एंड देन सिमिलरली लास्ट थिंग्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं पढ़ाया, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं पढ़ाया। रीजन क्या था, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को इन टर्म्स ऑफ प्लस साइन कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस इंटू -1। इस -1 इंटू +1 के हेल्प से हम लोग प्लस साइन बना सकते हैं। और गाइस बताओ, क्या दो मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन क्या पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं जी। कैसे, दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप होने चाहिए, चेक कर लो भाई साहब, सेम है, 2 क्रॉस 3, तो ये भी 2 क्रॉस 3 है और ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 है। तो इसलिए हम लोग इनको करस्पॉन्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ऐड कर लो तो बता दो कितना आएगा एक लाइन में, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 2 + 0 2, 1 + -2 -1, 4 + 3 7, 3 - 1 2, -1 -10 -11, 15 - 4 11। ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है फाइनल, ठीक है, यानी कि A - B का फाइनल आंसर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपके सारे प्रॉपर्टी यूज हो जाएंगे, जो भी हम लोग आज के लेक्चर में सीख रहे हैं सारे प्रॉपर्टी हो जाएंगे 1 बाय 1 एक एक करके, ठीक है। तो आप इसको पहले आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगले एग्जांपल से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। अब मैंने एक एग्जांपल ऐसा दिया है जिससे कि आप सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का रिवाइज हो जाएगा एक एग्जांपल से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार रिपीट कर लो कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस होता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो वो कब होता है। और दो मैट्रिक्स को सेपरेट करते हैं तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसके लिए एक स्टेप बताया था, वो हमने अभी इसके प्रीवियस वाले जो भी एग्जाम्पल कराया था वहाँ पे आपको समझाया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के। प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, वो चारे प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप ज़्यादा बेटर इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट। इसमें देखा जाए तो एक मैट्रिक्स है समथिंग, कितने क्रॉस का चेक करो, 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। और आपके पास 4 वेरिएबल्स है x, y, अल्फा एंड बीटा। आपको ये चारों वेरिएबल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अब बताओ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो बार बार मैं लिखूंगा क्वेश्चंस को, थोड़ा लेंदी जाएगा, हो सकता है कि आपको बोर्ड में सॉल्व करते समय एक बार ये पूरा कॉपी कर लेना एंड देन सॉल्व करना है, एक ही बात है। मैं यही देख के लिख लेता हूँ, ठीक है। 2x, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 अल्फा 2 अल्फा। अब देखो ये माइनस का 5 है तो क्या करें, प्लस लिख ले और बाजू में क्या लिख ले, माइनस का 5, ठीक है। प्लस इंटू माइनस का 5, 4 बीटा y, 3 इज इक्वल टू 3 - 5, 4y - 2, ठीक। अब क्या समझ में आया यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि स्केलर नंबर है -5, उसको आपको इन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप तब तक अपने कॉपी में लिखो, बाकी मैं 2 लिखता हूँ। अगर आपको आता है तो प्लीज़ यहाँ लिख के देखो, क्या उसके बाद चेक कर लेना क्या सही लिखा है। यहाँ लिख के देखो अपने से। आई होप आप चेक कर चुके होंगे अब तक, उम्मीद करता हूँ सही होगा। -5 का 4 मल्टीप्लाई तो -20, -5 का y मल्टीप्लाई तो -5y, सिमिलरली -5 बीटा एंड -5 × 3 यानी -50, ठीक। अब आप देख सकते हो अब तक हम लोगों ने 2 रूल को फॉलो किया है। कौन सा,
किसी नंबर से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगा है अब तक, और सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट लग चुका है। ठीक, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है, दो मैट्रिक्स को यहाँ ऐड कर रहे हैं। ऐड कब होता है भाई? दो मैट्रिक्स ऐड कब होता है? थर्ड प्रॉपर्टीज, जब दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप के हो। सेम टाइप के यहाँ पे किस बात से मतलब है कि कौन सा क्रॉस का पहला है, कौन सा क्रॉस का दूसरा है, ये दोनों क्रॉस वाले कॉन्सेप्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है, तो सेम टाइप हो गया, अच्छी बात है। तो सेम टाइप के कॉन्सेप्ट में हमेशा ऐड हो जाता है दो मैट्रिक्स। तो 2x - 20, 6 - 5y, 2 - 5 बीटा, 2 अल्फा - 15 इज इक्वल टू 3 - 5 4y - 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस एग्जांपल्स को यहाँ तक पहुँचा चुके हैं। अब ये वो रूल लगने वाला है जो प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट रूल था, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। भाई एक मैट्रिक्स इधर भी लिखा है और एक मैट्रिक्स इधर भी लिखा है, और ये दोनों मैट्रिक्स को हम खुद कह रहे हैं कि ये इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल ही था ना यार। तो ये कब होता है? दो केस में, जिस क्रॉस का मैट्रिक्स लेफ्ट वाला हो उसी क्रॉस का मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाला भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं, ये 2x2 है, चेक कर लो यार, ये 2x2 है, ये भी दो रो दो कॉलम के साथ बना है, तो ये भी 2x2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी फर्स्ट पॉइंट सही हो गया कि जिस क्रॉस का फर्स्ट होना चाहिए उसी क्रॉस का सेकंड एलिमेंट होना चाहिए, मतलब सेकंड मैट्रिक्स। तो ये दोनों बातें यहाँ पे हम लोगों ने जज कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इक्वलिटी कब होल्ड करता है। तो याद करो, इक्वलिटी तब होल्ड करता है जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यही हमने आपको डिस्कशन में बताया है, दोनों एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग, यानी दोनों मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए गाइस। यही हमारा इसका पूरा प्लान होता है, पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब आप इसको नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद ही हमारा आंसर फाइनल आने वाला है, तो आप इसको प्लीज नोट कर लो। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होता है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो वही चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। सेकेंड y के लिए इससे यूज़ कर लो आप, ठीक। अब ये थर्ड है और ये थर्ड है, कितना हो जाएगा? 2 - 5 बीटा एंड दिस इज इक्वल टू -5, एंड लास्ट थिंग्स 2 अल्फा - 15 इज इक्वल टू -2। मैंने इसीलिए यार हर जगह एक एक टाइप का सिंबल बनाया हुआ है कि आपको कंपैरिजन सेम टाइप के सिंबल वाले से करना है। फर्स्ट से इस तरह सिंबल, इस तरह सिंबल से, एंड देन बाकी के दो भी जो नंबर अवेलेबल है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग x निकालते हैं। तो x इज 23/2। यहाँ से आपका y की वैल्यू आ जाएगा 6 इक्वल टू 5 तो चला जाएगा तो +5y, 5 + 4y 9y, y इक्वल टू 6/9, 3 से कैंसिल कर दो तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जाओ, तो 5 बीटा इधर चला गया तो +5 बीटा, -5 इधर जाएगा +2, 2 + 5 7, एंड 5 से डिवाइड कर दोगे तो 7/5। यहाँ से अगर अल्फा की बात करें तो दिस इज 13/2। ठीक, और अपने से पूछा गया था x y अल्फा बीटा की वैल्यू, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ स्टार्ट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, फाइंड ए मैट्रिक्स सी सच दैट 3a + 2b + c = 0 वेयर a = -1, 3, 2, 6, 3 - 2, 1, 5 b की वैल्यू है। ठीक है, अब इस तरह के एग्जांपल्स में आप कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे वैसा कौन से स्टेप्स है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा गाइस सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ए जो मैट्रिक्स है ये लिखा है 2x2 का, अच्छी बात है। बी है वो भी 2x2 लिखा है और अच्छी बात है। लेकिन ना हमें सी के बारे में बताया गया किस क्रॉस का मैट्रिक्स है, और न ही ओ के बारे में बताया गया है कि सी क्रॉस किस क्रॉस का मैट्रिक्स है।
दिस इज नॉट अ जीरो गाइज। ओके, कई बार क्या होता है, कई बुकों में इस तरह से लिखा होता है, आप कहोगे ये क्या लिख दिया, मतलब वो जीरो ना देखो, उसको जीरो आप ना समझो, तो इसके लिए थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा भयानक फॉर्मेट में लिख दिया जाता है, जिससे कि आप उसको जीरो ना समझ के आप उसको ओ समझो, ओ लिखा है ओ। और याद करो, ओ पढ़ते हैं लिखा रहता है, मीनिंग जीरो ही होता है, लेकिन पढ़ते ओ है, ठीक है, पढ़ते ओ है, लिखा जीरो फॉर्मेट का ही होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये यार वो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। याद करो, सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो किस में होते हैं, नल मैट्रिक्स में ही होते हैं। नल मैट्रिक्स अगर डेफिनेशन देखो, मैंने वहाँ पे अगर लिखवाया होगा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ, तो प्लीज़ अगर लिखवाया तो ठीक है, एक बार नोट्स में जाके चेक कर लो क्या नल मैट्रिक्स में हमने इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो अब गाइस प्लीज़ जाके वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, हो सकता है भूल गया हूँ गलती से, ठीक है। तो हमने ये बात बता दी आपको। हमें ए और बी के बारे में पता है कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, हमें सी के बारे में नहीं मालूम है, नहीं ओ के बारे में मालूम है, ठीक। तो ये कैसे पता करेंगे सी कौन से क्रॉस का मैट्रिक्स है, ओ किस क्रॉस का मैट्रिक्स होगा, तो आइए देखते हैं उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखो, ये तो किसी भी मैट्रिक्स में एडिशन कब होता है या सब्ट्रैक्शन कब होता है या इक्वल कब होता है, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को एक बार रिकवर कर लेते हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे अभी, ठीक है। आप इसको थोड़ा चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -3, 9, 6, 18। यहाँ क्या हो जाएगा 6, 2, -4, 10, ठीक है। ओके, प्लस C इज इक्वल टू O। ओके, अच्छा, अब ये दोनों तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आसानी से ऐड हो जाए क्योंकि प्लस का साइन लगा है। तो ऐड करने के बाद आता है क्या आएगा, -3 + 6 तो 3 आ जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 18 + 10 28 हो जाएगा। यहाँ तक हमने रिड्यूस करते करते आ चुके हैं। अब अगला एग्जाम्पल से आता है कि यार सी कौन से क्रॉस का मैट्रिक्स होगा, सी किस क्रॉस का मैट्रिक्स होगा, तो ये उसी क्रॉस का मैट्रिक्स होगा जो उसके बगल में जिस क्रॉस का मैट्रिक्स अपीयर रहा होगा। तो किस क्रॉस का मैट्रिक्स है, 2x2। तो एक चीज़ श्योर है, अगर 4 ऑप्शन में मैट्रिक्स के आंसर अगर दिए जाते तो आप उस पर तुक्का मार सकते थे जिस पर सारे ऑप्शंस में 2x2 के मैट्रिक्स शो करते हैं। ओके, अब शायद आप सोच रहे हो कि सारे मैट्रिक्स 2x2 को तो क्या करते, तो उसके लिए फिर मुझे मैथमेटिकली इस तरह से सॉल्व करके डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो नाउ स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप्स। यानी कि सी भी किस क्रॉस का मैट्रिक्स होगा, सी भी जिस क्रॉस का बगल वाला है उसी क्रॉस का सी होगा। तो यानी ये भी 2x2 हो गया। अब 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है, तो क्या एडिशन मिलाकर भी 2x2 बनेगा? बिल्कुल यार, जिस क्रॉस का मैट्रिक्स ऐड होता है उसी क्रॉस का मैट्रिक्स भी क्रिएट होता है। चाहो तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो जब एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ाया था। अच्छा, यानी लेफ्ट हैंड साइड 2x2 बन गया। अब बताओ ये इक्वल कह रहा है ओ वाले मैट्रिक्स के, इसका मतलब है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब इनके ऑर्डर सेम टाइप्स के हो, यानी 3x2 हो 3x2 हो, 5x5 हो 5x5 हो। अगर 2x2 लिखा है तो राइट हैंड साइड भी 2x2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि कोई भी चीज़ में अगर 2 पार्ट पता है 3 पार्ट पता है, कोई मिसिंग है और उसके क्वेश्चंस में अगर आर्डर नहीं दिए हुए हैं तो उसको हम उसके बगल वाले के रेफरेंस से सोच लेते हैं कि किस आर्डर का रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू O - 3 5। यहाँ थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, ये कैसा कैलकुलेशन है भाई, है होगा तो ये कोई ना कोई नंबर ही ना मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इस साइड, तो ये प्लस छुपा होता है तो माइनस इधर आ जाएगा। अब बताओ O को कौन सा यूज करें, 2x2 3x3 1x3 2x4 कौन सा यूज करें बताओ। तो मैं यहाँ पे 2x2 यूज कर रहा हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि इसके बगल वाला कितने क्रॉस का है, 2x2 का है, इसलिए मुझे यहाँ पे 2x2 करना पड़ रहा है। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो
तो -3 -5 -8 माइनस का 28, खत्म क्वेश्चंस। और अब बताओ, अब दो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। ऐड कब होता है? जब दोनों सेम टाइप के हो, 2:2 भी है, 2:2 भी है, यानी सेम टाइम हो चुके हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो -3 -8 -5 माइनस का 28। तो एकेडमी लेवल पे अगर एग्जाम दे रहे हो तो यार आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, वरना आप इसको अपने हिसाब से रिड्यूस भी कर सकते हो, कुछ स्टेप्स को माइंड में भी कर सकते हो अगर कंपटीशन लेवल की अगर बात करें तो। ठीक है, ओके। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ टॉपिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आप पहले से भी जानते हो, क्लास 6-7 स्टैंडर्ड से भी, ठीक है। लेकिन इसका मैट्रिक्स में क्या यूज़ होता है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो तो आप अपनी मनमानी कर सकते हो, जो कि मनमानी कहाँ पे सही होगा कहाँ पे गलत होगा ये आपको फिर पता नहीं चल पाएगा। ओके, तो कुछ जगहों पे हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि कब सही हो सकता है और कब गलत हो सकता है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस बोर्ड पे जैसा कि देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज के दिन। तो इस लेक्चर में फिर से एक स्टार्ट करते हैं हम लोग नए प्रॉपर्टीज़। लिखा है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको हिंदी में शायद क्रम विनियम नियम ऐसा कुछ बोला जाता है हिंदी में, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक, इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेम टाइप, अगर दो मैट्रिक्स सेम टाइप का है और अगर उन दोनों का एडिशन हो प्लस, कॉम्यूटेटिव लॉ बताया था प्लस के केस में, सिर्फ 2 नंबर के प्लस के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ ने बताया था, तो इसको आप आगे पीछे एडिशन कर लोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या बोला? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर इसको आप आगे पीछे ऐड कर लेते हो तब भी। ओके, एसोसिएटिव लॉ क्या था? इन्होंने बताया था कि इफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी, यानी 3 मैट्रिक्स के लिए इन्होंने एसोसिएटिव ने बताया था, 2 मैट्रिक्स के लिए कॉम्यूटेटिव ने बताया था और 3 मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव ने बताया था। क्या बताया था भाई? देखते हैं। अगर ये तीनों नंबर्स सेम टाइप के हैं देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट? तो इन्होंने बताया था कि आप इसको आगे पीछे किसी भी तरह से ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अपना अपना तरीका हो सकता है, कोई भी सेट कर लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही 3 बनेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, 2-4 बन सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी बंदे को अच्छा लगता हो इस तरह से ऐड करने, हो सकता है वो सी और ए ऐड करना चाहता हो, बाद में बी ऐड करना चाहता हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे और भी केसेस बन सकते हैं आगे बनाना चाहोगे तो। ठीक है, तो यही बताया था किसी ने, एसोसिएटिव लॉ ने बताया था। चलो भाई 2 लॉ हो गए। थर्ड लॉ की बात करते हैं, कैंसिलेशन लॉ। इनका कहना है कि इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यार अंडरस्टूड है कि ए बी एंड सी तीनों सेम टाइप होना चाहिए। भाई सेम टाइप होगा तभी तो एडिशन एग्जिस्ट करेगा, सेम टाइप होगा तभी तो एडिशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप रूल कहता है तब आप ए से ए कैंसिल करके बी इक्वल टू सी लिख सकते हो, ए से ए कैंसिल करके बी इक्वल टू सी लिख सकते हो। इसी कैंसिल किया है एडिशन में, इसी इसलिए इसका नाम पड़ गया कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, आई होप आपको ये 3 एग्जांपल्स एज ए प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे चीज़ नेम वाइज, साइंटिस्ट की नेम वाइज आप इसको पहले से भी जानते हो, और कुछ विदाउट साइंटिस्ट वाइज है, जैसे कैंसिलेशन। कैंसिल मतलब होता है काट देना है, ऐसा कोई नाम बदला नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर ओवर मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या कहा गया है? मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें ओवर मैट्रिसेस में, पूरे मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, चाहे आप एडिशन वाले करते हो मैट्रिक्स में चाहे सब्ट्रैक्शन वाले मैट्रिक्स में। क्या मतलब है आइए देखते हैं। इस मैट्रिक्स में a प्लस बी है, यानी 2 को ऐड किया जा रहा है, बाहर 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू ए लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू बी लिख सकते हैं। ये रूल कहना चाह रहा है। ठीक साहब, राइट हैंड साइड क्या होगा? 2a माइनस 2b। तो ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों केसेस में
ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये इसका रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्कआउट कर लिया। अब देखा जाए तो 4 एग्जांपल्स में ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट के जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं एल्जेब्रा में, वो सारे कुछ यहाँ पे भी वैलिड है। कैसे, मैं थोड़ा एक एक दिखाता हूँ। अब जो लिखूंगा वो आपको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा है। जैसे आप बताओ 5 + 3, 3 + 5, क्या सही नहीं है क्या भाई? 5 + 3 भी 8 होता है, 3 + 5 भी 8 होता है। तो देख सकते हो एल्जेब्रा से रिलेटेड भी हम लोग कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है, सेम टू सेम। चलो सही हो गया। अब इसमें 3 नंबर है, अब 3 नंबर को आगे पीछे चाहे जैसे ऐड करो। जैसे मान लिखा है 2 1 3, ठीक है, या 2 1 5 ले लो। तो चाहे आप 2 + 5 ऐड करके 1 ऐड करो तो भी 8 आएगा, चाहे 1 + 5 करके 2 ऐड करो तो भी 8 आएगा, चाहे 2 + 1 ऐड करके 5 ऐड करो तो भी 8 आएगा। यानी किसी भी तरह से वर्कआउट करने से 8 आ रहा है। सेकंड भी कंफर्म हो गया। थर्ड पे बात करते हैं। आप पढ़े हो गए इस तरह का सवाल कि 2x + 3 = 3 या +1 समथिंग। तो ये आदत सी है ना कि 3 से 3 कैंसिल कर देना। ये तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं कैलकुलेशन के मामले में। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो मेन बात है कि जब दोनों तरफ सेम सेम होते हैं तो कैंसिल कर दिया जाता है। ये बात अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट भी बताता है और ये बात मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में भी बताता है। ठीक, यानी अभी तक ये जो तीनों पार्ट्स हमने पढ़ाया है, ये सारी बातें आपको अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा टॉपिक से भी होता है। ठीक है, और ये चीज़ बाई चांस आपके मैट्रिसेस में भी यूज हो रहा है। ठीक है, आपको ये नोट नहीं करना है, बस मैं आपको फील कराने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ तो आप हमेशा करते रहते हो। कोई भी नंबर अंदर हो बाहर से मल्टीप्लाई हो तो वो सब में अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से अभी हम लोग इस तरह से याद कर सकते हो यार कि जैसा रूल हम लोग अलजेब्रा फंक्शंस में करते हैं, किसी भी एक्स वाई में मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट, वो सारे टॉपिक्स हम लोग हर जगह सेम टाइप से यूज़ कर सकते हैं। चाहे कैंसिलेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर एसोसिएटिव हो, कम्यूटेटिव हो, इस सारे टाइप में सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि अब इसके बाद हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि हम लोग आज के लेक्चर का जो प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, एडिशन कब होता है, सब्ट्रैक्शन कब होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कब होता है, ये सारा कुछ सीखा था। लेकिन हमने वहाँ पे एक चीज़ नहीं सीखा था कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। आई रिपीट, 2 मैट्रिक्स अलग अलग होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई रिजल्ट कैसे किया जाता है। क्योंकि 2 मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का समय आ गया सीखने का। ठीक, तो हम लोग इस टॉपिक के बाद अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, नोट कर लो। हम लोग जैसा कि अभी बोल रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हम लोग स्टडी करने वाले। तो जैसा कि हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पॉइंट्स को पहले समझते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि a × b, ओके। अब इसको डॉट भी पढ़ सकते हो, a.b, a × b, ओके। इस तरह कॉन्सेप्ट को क्या पढ़ते हैं वो हम समझाते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा है या सेकेंड पार्ट, दोनों को इस 2 तरीके से पढ़ सकते हो आप। क्या है, मैट्रिक्स A यानी जो पहला वाला लिखा है इज प्री मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स B। क्या ये B के पहले मल्टीप्लाई किया गया है, प्री मल्टीपल? तो दिख रहा है यार कि A जो है प्री मल्टीप्लाई किया गया है विद रिस्पेक्ट टू B, यानी B से पहले। या आप एक शब्द और के भी कह सकते हो कि मैट्रिक्स B, जो B वाला मैट्रिक्स है, इज पोस्ट मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स A, यानी कि B का मल्टीप्लाई बाद में किया गया है A के। ओके, तो देख सकते हो B का मल्टीप्लाई बाद में किया गया A के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से पढ़ने का तरीका होता है। ये तो सिर्फ मैंने आपसे पढ़ने का तरीका बताया है कि a.b और a × b, दिस इज एक्चुअली इनटू साइन, बट एग्जाम में आपको ये दोनों जगह पे कुछ भी दे सकता है। बट ज़्यादातर जो पॉसिबल हमने देखा है मैक्सिमम क्वेश्चन, वो इनटू वाला ही फॉर्मेट ज़्यादातर दिखता है। ठीक है, तो जो नहीं कि आपको ये दिख भी सकता है, नो प्रॉब्लम, बट मोस्टली आपको ये डॉट दिखेगा, यानी कि इनटू साइन। ठीक है, चलो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब बात करते हैं कि ये मल्टीप्लाई होता कब है, ये मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा। आई रिपीट, a.b, a × b, ये किस तरह से पॉसिबल होगा, इफ़, यदि। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, याद भी हो जाएगा, मैं इसे बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। ठीक है, a × b या a × b पॉसिबल इफ़, ये तब पॉसिबल होगा यार नंबर ऑफ
कॉलम इन ए मैट्रिक्स, या इन मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, मैं थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, मैं नीचे लिखना चाहूँगा, मैं इसके बाद नीचे लिखता हूँ। ठीक है, आपके पास जगह है तो आप इसके आगे लिखना, जितना भी लिखे तो वो सब सही था। इफ नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ओके, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि हम लोग अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस स्टडी करने वाले, अब उसका समय आ गया है, देखते हैं क्या है। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है ए इंटू बी, या इसको आप ए डॉट बी भी पढ़ सकते हो, ए क्रॉस बी, दोनों का मतलब इस सिंबल का सिर्फ मल्टीप्लाई करने का ही। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो जो ये फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हालांकि कभी भी इतना से लैंग्वेज वाइज नहीं याद करेंगे, आपको ए इंटू बी, ए क्रॉस बी ही याद करना है इस तरह से। ठीक है, बट इसको पढ़ते क्या ये सब बस बता दे रहे हैं। इसको अगर आप नहीं भी समझते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बस इतना आप माइंड में समझ लो कैसे पढ़ते हैं, दिमाग से हट जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मैट्रिक्स ए इज प्री मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स बी। क्या जो ए है बी के पहले मल्टीप्लाई होता है? प्री मतलब पहले, बी के रिस्पेक्ट में क्या ए पहले मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए लिखा गया ए इज प्री मल्टीप्लाई। या और आप ये भी पढ़ सकते हो कि मैट्रिक्स बी, ये जो बी लिखा है, इज पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स ए। तो क्या जो बी वाला मैट्रिक्स है पोस्ट मतलब बाद में किया गया है ए के रिस्पेक्ट में? जी बिल्कुल। तो इसलिए आप इन दोनों वे में से कोई भी एक वे पढ़ सकते हो। ठीक, अब आगे बात करें कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है किसी भी भाई, जैसे एडिशन कब पॉसिबल होता था? सेम टाइप होने चाहिए, पहला स्टेप ये था ना, सेम टाइप होने चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते थे, यही पॉसिबिलिटी होती थी। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता था? ऐसे क्या पॉसिबिलिटी था? जब सेम टाइप हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो वो तो यार उसके इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी था। एडिशन की अलग प्रॉपर्टी है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का अलग प्रॉपर्टी है। इसी तरह से कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो इसमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यानी कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो हम सीखने जा रहे हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। क्या लिखा है? ए इंटू बी या ए क्रॉस बी पॉसिबल इफ, यदि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए। तो बड़ा मैट्रिक्स ए लिखा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहले लिखा है इसका कॉलम देखना है। इसमें जो पहले कुछ भी पहले हो सकता है आपको एग्जाम में बी इंटू ए लिख दे, तो जो पहले लिखेगा उसका कॉलम काउंट करना है कितना है, और जो बाद में लिखेगा उसका रो चेक करना है कितना है। आई रिपीट, जो पहले लिखेगा उसका कॉलम चेक करना है, जो सेकेंड टाइम लिखेगा उसका रो चेक करना है। और अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं, तभी आप कह पाओगे कि ए इंटू बी पॉसिबल है, वरना नहीं है। क्या बोला? पहले मैट्रिक्स का कॉलम जितना हो, सेकेंड मैट्रिक्स का रो जितना हो, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब भी पॉसिबल होगा क्या करने का? मल्टीप्लिकेशन करने का पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं कि कोई मैट्रिक्स है ए जो कि समथिंग लिखा है, मान लो ये लिखा है। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ भी हमने लिख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने क्रॉस का है चेक करो, 3 क्रॉस 3 का है, और ये आपका है 2 क्रॉस 2। देखा है, एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का और एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये आप तभी सोच पाओगे, कर पाओगे जब आपको ये सेकेंड पॉइंट
लर्न होगा। जब तक ये याद नहीं होगा आपसे ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं लग सकते, पॉसिबल ही नहीं लगना। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ गाइस, इसको आपको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स है इंपॉर्टेंट ए नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो पहले लिखा है उसके जो कॉलम्स हो इज इक्वल टू हो जो सेकेंड टाइम्स लिखा है उसके रो के। तो देखो यार, यहाँ का जो कॉलम है 3 है, मैंने क्या बताया, जो पहले होता है उसका कॉलम देखते हैं, पहले वाले का कॉलम हमेशा, और जो सेकेंड टाइम्स होता है उसका रो देखते हैं। तो इसमें रो कितना है 2, तो क्या 3 इक्वल टू 2 हो सकता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब, इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो चलो एग्जाम्पल हमने ये दे दिया कि पॉसिबल है या नहीं कैसे पता करते हैं, क्योंकि 3 इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है इसलिए कहा। ठीक है, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिखना, मैं यहीं पे मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो लिखा है जैसे ये कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 का, भाई 3 रोज है 2 कॉलम्स है। ठीक है, चलो अब आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दिखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कॉलम हमेशा देखना है, चलो 3, और सेकेंड मैट्रिक्स का हमेशा रो देखना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब हम कहेंगे इज पॉसिबल, यानी कि अब हम लोग इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सकता है और होगा 100%। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसके मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, वो एक रिजल्ट जो होगा मल्टीप्लाई करने से, मैं कहूँ 3 × 2 क्या होता है, तो बाय 6 होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन से कुछ ना कुछ बनता है ना। तो वो हम लोग अभी सीखेंगे कुछ मिनट के बाद कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो हम भी सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा जिसमें आपको सिर्फ डिसीजन लेना है कि क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, सिर्फ एस और नो का जवाब देना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने देने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो इसको लिखने के बाद हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने जैसा कि आपसे कहा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या क्या पता चलता है, मैंने एक एग्जांपल अभी लिया था, बट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिया है। बस आपको इतना जवाब देना है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, यानी पॉसिबल होगा तो पॉसिबल लिख देना है, नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है कि कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, कोई ना कोई है जिसका क्रॉस है 2 × 1 का, यानी एक मैट्रिक्स ए है जो 2 × 1 का है, एक बी मैट्रिक्स है जो 1 × 3 का है। तो आपको बताना है क्या इनके मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो रूल वही याद करो, पहले वाले का कॉलम्स और सेकंड वाले का रो आपस में अगर इक्वल होते हैं तभी आप प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये देखते हैं क्या है, बताओ इसका जो कॉलम है और बी वाले का जो रो है, क्या दोनों इक्वल है, 1 = 1, बिल्कुल। तो ये हम कह सकते हैं पॉसिबल होगा। क्या होगा, पॉसिबल। और अगर बात आती है कि अगर पॉसिबल है तो कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा आफ्टर मल्टीप्लाई। भाई पॉसिबल तो हो गया ना, तो हमें श्योर हो गया कि हमें मल्टीप्लाई तो करना है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में हमें पता होना चाहिए कि कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा। तो उसके लिए एक रूल है कि कॉलम और सेकंड वाले को रो हटाने के बाद क्या बचता है, 2, और सेकंड से क्या बचता है, 3। इतने क्रॉस का आपका मैट्रिक्स क्रिएट होगा। ओके, यानी कि जो सेम होते हैं उनको हटा दो, जो बचते हैं उतने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, अब चेक करो क्या सेकंड में पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाले में कॉलम 4 है, सेकंड वाले में रो 2 है, 4 = 2 हो नहीं सकता। तो जब यह मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो हम सीधा सीधा लिख दें नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या लिख दें, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब से लिखा है 3 × 5, 3 × 1, तो पहले वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो क्या इक्वल है क्या, नहीं। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल है, फर्स्ट वाले कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल है, तो कितने क्रॉस का बनेगा? 2 क्रॉस 3 का। फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल है, तो इसलिए कितने क्रॉस का बनेगा? 1 क्रॉस 2, यानी कि यहाँ से 1 ले लिया और यहाँ से 2 ले लिया। ठीक, अब देख सकते हो 4 4 रो कॉलम इक्वल है, तो कितने क्रॉस का बनेगा? 5 क्रॉस 3 का। सिमिलरली यहाँ देख सकते हो इसका जो कॉलम है और जो सेकंड वाले का रो इक्वल है, तो कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा? 2 क्रॉस 1 का। आई होप आप इन सारे डाटा से आप ये समझ पा रहे होगे कि मैट्रिक्स कैसे बनता है, कब बनता है, कब पता चलता है कि यहाँ पे पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई या नहीं होगा। अगर पॉसिबल होगा तो कितने क्रॉस का होगा, तो वो सारा कुछ डिसीजन हम लोग इस तरह से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि मल्टीप्लिकेशन आप कब करोगे या कब नहीं करोगे। ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेके आपको सिखाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है अगर वो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है तो। ठीक, इसको नोट कर लो। अब हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बताना है कि a इंटू बी क्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन बताने से पहले आपको जरूर चेक करना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे आप डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो आपको सामने लिखा है कि a इंटू बी। ठीक, तो एक जगह लिख देते हैं ACEBDF। यहाँ पे यार न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट हो। ओके, दोनों में अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, दोनों में न्यूमेरिकल हो सकता है, एक में अल्फ़ाबेट एक में न्यूमेरिकल, कुछ भी टाइप का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यहाँ पे कोई टेक्नोमेंट्री भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नंबर हो, यहाँ टेक्नोमेंट्री भी हो सकता है, किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है। ठीक है, इंटू बी क्या है? -1 4 3 0 2 5 0 2 5। ठीक साहब, ओके, नो प्रॉब्लम। अब पहला काम है चेक करना क्या ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं। तो चेक करो कितने रोज है इसमें? 3। कितने कॉलम है? 2, यानी पहला वाला कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 2 का। आगे बढ़ते हैं, ये कितने क्रॉस का है? 2 क्रॉस 3 का है, क्योंकि इसमें 2 रो है, इसमें 3 कॉलम्स है। ठीक, कई बार क्या होता है कि सिर्फ यही पूछता है कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी पूछता है। ये एकेडमी लेवल पे बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी। तो आप बताओ, पहले वाले हम बार बार कह रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखना है, सेकंड मैट्रिक्स का रो देखना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का रो 2 है, और ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि यही हमें चाहिए कि अगर इक्वल आता है तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये तो अब पॉसिबिलिटी हो गया कि मल्टीप्लाई 100% श्योर है कि होना ही होना है, चाहे जैसे भी हो जाए। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई के बाद ये कितने क्रॉस का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। आई रिपीट, आफ्टर मल्टीप्लाई ये कितने क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन क्रिएट होने वाला है, यानी कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनने वाला है। तो ये सेकंड और ये सेकंड छुपा लो, तो यहाँ क्या बचा? 3, और यहाँ से क्या बचा? 3, यानी कि एक मैट्रिक्स बनेगा जो कितने क्रॉस का होगा? 3 क्रॉस का, 3 क्रॉस 3 का। अब इतना बड़ा मुझे पता कि चला है कि फर्स्ट लाइन इतना बड़ा बनाना चाहिए, हमने यहाँ पे जज करके देख लिया कि छुपाया और बना दिया 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी लिखना पड़ेगा इसलिए। ओके, अच्छा मान लो यहाँ पे 1 होता तो कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनाते? इस क्वेश्चन में अगर 1 होता, बाई चांस ऐसे पूछ रहा हूँ, तो 2 2 सेम हो गया, अच्छी बात है। तो मैट्रिक्स कितने क्रॉस का होता? तब 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता आफ्टर मल्टीप्लाई। ठीक है, फिलहाल इस एग्जांपल में हमारे सामने 3 अवेलेबल है, तो 3 पे काम करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स हैं जो नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया वो भी बताते हैं आपको, क्योंकि डिटर्मिनेंट में पढ़ा दिया गया है। डिटर्मिनेंट में जो मल्टीप्लिकेशन होता है 2 डिटर्मिनेंट्स का, वहाँ पे बताया था कि मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन 4 टाइप से कर सकते हैं, रो बाय रो, ओके, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम,
एंड कॉलम रो। ठीक है, 4 टाइप से मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो वो क्योंकि वहाँ पे हमने डिटरमिनेंट में आपको पढ़ाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई डायरेक्टली रूल नहीं बताया। ठीक है, वहाँ पे भी कोई डायरेक्टली रूल नहीं था, बस ये बात लिखवा दिया था कि रो बाय रो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, ओके। लेकिन मैं जो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, या यही नहीं कहीं भी करूँगा, वो हमेशा ये वाला यूज़ करूँगा, वो आप नोट कर लो। मैं हमेशा जो यूज़ करने वाला हूँ वो रो बाय कॉलम मैट्रिक्स यूज़ करूँगा। रो बाय कॉलम का मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको रो लेना है एंड सेकेंड मैट्रिक्स में आपको कॉलम लेना है। आई रिपीट, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो लेना है, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम लेना है। तो आओ देखते हैं क्या है। ये बताओ, ये आपको सिर्फ देख के लिखना है। आपको जो भी डिजाइनिंग बनाऊंगा, ये डिजाइनिंग को सिर्फ सोचना है। अगर नोट करोगे कॉपी में तो फिर मुझे बार बार मिटाना भी पड़ेगा ना, बीच बीच में समझा के, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ। ये रहा आपका रो। मैंने क्या बताया, मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा रो बाय कॉलम से, इसमें कंफर्टेबल मुझे लगता है इसलिए कर लेता हूँ। ठीक है, रो बाय कॉलम। तो दिस इज रो, पहले का रो, सेकेंड से हमेशा क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो देखो, एक कॉलम 1 पूरा ले लिया और रो 1 पूरा ले लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है ये देखो। पहले का पहले के साथ होगा, इनटू -1, प्लस हमेशा रहेगा आफ्टर मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर होगा, प्लस हो गया। अब बी का उसके नीचे वाले के साथ हो गया। ठीक, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हमने लिख दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब इसको मिटाते हैं। अब सेकेंड रो पे चलते हैं। कॉलम फिक्स कर दिया हूँ, रो को चेंज करके पूरा कॉलम में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आएगा c इंटू -1 प्लस d इंटू 0। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अब इसका पिक करो, ई एफ का, तो ई एफ का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा e इंटू -1 एंड प्लस f इंटू 0। इसको यार एग्जाम्पल से ज़्यादा परफेक्शन मिलेगा, तो मैं चाहूँगा एग्जाम्पल से आप ज़्यादा तरीके से सोचो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मोर प्रैक्टिस के लिए आप बुक यूज़ कर सकते हो एनसीईआरटी का भी, फिलहाल अभी बेसिक है इसलिए कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमने तीनों रो का फर्स्ट कॉलम साथ कंप्लीट कर लिया, 3 रोज का फर्स्ट कॉलम साथ कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। अब बात करते हैं इसको मिटाने के बाद। जब सेकेंड कॉलम पिक करेंगे तो वो सेकेंड कॉलम में लिखा जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाई। फर्स्ट कॉलम पिक किया था तो फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकेंड कॉलम पिक करूंगा तो सेकेंड में लिखूंगा, थर्ड कॉलम पिक करूंगा तो थर्ड में लिखूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। चल भाई फिर से a, b 4, 2, तो a का 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a इंटू 4। ठीक, b का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b इंटू 2। बीच में यार प्लस हमेशा होता है, ये ध्यान रहे। चलो इसका कंप्लीट हो गया। अब c से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, c वाला, ये रहा रो, ये रहा कॉलम, तो c इंटू 4 प्लस d इंटू 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी कंप्लीट हो गया। अब e, f का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा e, 4 प्लस f, 2। ठीक है, चलो भाई इसका भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, यानी फर्स्ट पार्ट का हमने कंप्लीट कर लिया सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके। अब बात करते हैं लास्ट थिंग्स। तो फिर से रोज लोगे और कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब समय आ गया है थर्ड कॉलम लेने का और कंप्लीट रो लेके, जैसे कि बाकी सारे प्रोसेस किया गया। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। a, b का 3, 5 साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा a इंटू 3 प्लस b इंटू 5। ठीक, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम साथ लिख दिया गया। ओके, मिटाते हैं।
अब सेकंड पढ़ते हैं, c इंटू 3 प्लस d इंटू 5, ठीक है। कैसे किया, c का 3 के साथ d का 5 के साथ, ठीक है। अब लास्ट थिंग्स e का f, तो e का 3 के साथ करेंगे तो e इंटू 3 प्लस f इंटू 5, ठीक है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से इसमें किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपका फिनिश हो गया। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले डिसाइड करते हैं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको सॉल्व करने के मैंने मेथड बता दिया आपको। और मैं हमेशा रो बाय कॉलम ही यूज़ करूँगा ऑलवेज। मैं फिर बोलता हूँ, रो का मतलब होगा पहले मैट्रिक्स में रो लेना है पूरा, और सेकेंड में कॉलम लेना है, और 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर करके आपको देखते चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स कुछ और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। आप चाहोगे तो यार इसको थोड़ा कैलकुलेट भी कर सकते हो अपने कॉपी में, बट जरूरी नहीं है, इस तरह से लिख देना भी एक अपने आप में सही रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये माइनस से लिखा, माइनस सी ये 0 हो जाएगा, इस तरह से बाकी सारे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको फिर से मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट ही यूज़ करने हैं, ठीक है। ओके, नोट कर लो। ओके, तो एक नया एग्जांपल मैंने यहाँ पिक किया है, काफ़ी बेटर भी है। और ये फिलहाल ये एग्जांपल मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा एकेडमी लेवल पे, ठीक है, जिसमें 4 मार्क्स 6 मार्क्स के आते हैं, उसमें ये ज़्यादा सुटेबल फिट बैठेगा। हाँ, अगर कॉम्पिटिशन लेवल पे आता है तो 4 ऑप्शन बड़े अच्छे से बनाए जा सकते हैं, तो वो भी एक बेटर क्वेश्चन अपने आप में हो सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। देखो यार, ये जो अल्फा बीटा लिखा ये सफिक्स में लिखा, ठीक है, जैसे लिखते हो ना H2O, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते होगे PCl3, ये जो लिखा होता है ये क्वांटिटी सफिक्स में लिखा जाता है छोटे फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो यही मतलब है कि ये भी सफिक्स में लिखा हुआ है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर बात करें ए अल्फा की, ठीक है, तो आप बताओ ए थीटा क्या एक्सप्रेशन है, कॉस थीटा साइन थीटा 0 दिस 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 दिस। तो ए अल्फा का मतलब होगा जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, अल्फा, यही तो है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, नेक्स्ट इज माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा 0 0 0 1। ठीक, तो ये रहा ए अल्फा की जगह पे। ए बीटा क्या मतलब होगा भाई साहब? यही कि जहां जहां थीटा है वहां बीटा लगाएंगे। तो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0 0 1। थीटा की जगह बस बीटा चिपका रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और चिपकाना भी है क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा की जगह सिर्फ बीटा का चेंजेस मिल रहा है, इसलिए। ठीक है, अब समय आ गया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, क्या गाइस ये पॉसिबल है या नहीं? तो पहले चेक करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो ये है 3x3 मैट्रिक्स, 3x3, ये भी 3x3 है, देख सकते हो आप। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वाले का हमेशा कॉलम देखना है, सेकेंड मैट्रिक्स का हमेशा रो देखना है। और अगर ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होते हैं तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं 100% कि मल्टीप्लिकेशन 100% पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने क्रॉस का मल्टीप्लाई, आई थिंक कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा, वो हम लोग डिस्कशन कैसे करते हैं। कॉलम छुपा लेंगे, सेकेंड वाले का रो छुपा लेंगे, जो बचता है उसी को लिख देते हैं, तो उतने ही क्रॉस का मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है। क्या बचेगा यहाँ पे? 3, ये 3 बचा यहाँ से और यहाँ से 3 बचा, यानी इतने क्रॉस का मैट्रिक्स क्रिएट होने वाला है, यानी कि बनने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा। मैंने बताया था आपको पिछले एग्जांपल में कि मैं हमेशा रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई ही करूँगा, रो बाई कॉलम, यानी कॉलम ये रहा आपका, ठीक, और ये रहा आपका पूरा रो। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, बताओ, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा लिख सकते हैं? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो गया, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो हमारे फॉर्मूले में तो प्लस होता है, लेकिन जब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर माइनस भी तो आ रहा है, तो वो प्लस माइनस इसको माइनस बना देगा। ठीक, 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लिखें या ना लिखें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इस ओके, चलो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म होता है। अब सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कितना हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब बताओ, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या आता है गाइस? 0 का कॉस बीटा में 0, 0 का साइन बीटा में 0, 1 का 0 में 0, यानी तीनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके मैंने फर्स्ट कॉलम लिख दिया। अब समय आ गया है कि सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सारे चीज़ सेकंड कॉलम लिखे, एंड देन सिमिलरली आप थर्ड कॉलम में लिखें। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस अल्फा का माइनस साइन बीटा के साथ कितना हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस प्लस माइनस, और हमारे फॉर्मूले में प्लस होता है तो मिलाकर माइनस हो जाएगा। या देखो थोड़ा स्पेस कम है, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो और अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब ये 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। लिख देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा अच्छे से करना चाह रहा हूँ। ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। वन सेकेंड, नाउ यूज होगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। कहीं कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे साइन होगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो गया। और यहाँ पे लिखा है 0 इंटू 0, तो 0 हो गया, खत्म। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 0 इंटू माइनस साइन बीटा 0, 0 इंटू कॉस बीटा 0, 1 इंटू 0 0। थोड़ा सा स्पेस कम है, फिर भी मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा लिखूँ। ठीक है, 0 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा
अगर जल्दी कर लिया जाए मुझे लगता है कि आपका समय बचेगा और स्पेस भी काफ़ी सारे बच जाएंगे। आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। प्लीज़ इसको सोचना यार, वरना लिखना पड़ेगा ज़्यादा, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो कॉपरेट करो। कॉस अल्फा का 0 साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस साइन अल्फा का 0 साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 का 1 साथ मल्टीप्लाई होगा 0। तीनों टर्म 0 हो रहा है तो उनका एडिशन भी क्या आएगा 0। सिमिलरली सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 0। चेक कर लो आप, ठीक है, सही है, मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ओके, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, एडिशन 0, और कौन सा बच रहा है अभी 1 इंटू 1 जा 1, ठीक, ये हो गया। अब मैं चाहूँगा कि इस जगह पे आप लिख लो, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा सडनली इसी जगह मिटा के लिखता रहूँगा, लेकिन आप अपने कॉपी में अगले पेज पे लिखो। अगले पेज मतलब अगर लाइन आगे लिखा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। स्पेस कम है, थोड़ा सा आप देखो। ये जो आप करने जा रहा हूँ ये चीज़ आपको अगले लाइन में लिखना है, फिर से कॉपी करना होगा। अगर आप देखो तो ये 11th का फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। किसका होता है? कॉस ए प्लस बी का। तो मैं इसको मिटाकर इसके जगह पे लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अब ये सेकेंड फॉर्मूला देखो क्या है इस वाले टर्म्स को, तो ये लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। ये भी आपको याद होगा। 0 0 0 3 टाइम्स आए तो मिलाकर 0 हो जाएगा। चलो, ये सारा चीज़ प्लीज़ आपके थर्ड स्टेप में होना चाहिए। फर्स्ट ये, सेकंड जो था ये आपको थर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, थोड़ा सा अच्छा है। इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, आफ्टर टेक माइनस, तो ये क्या प्लस हो जाएगा, 0 कोई मतलब ही नहीं अब तो, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया। अब ध्यान से दो, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस आगे पीछे क्वांटिटी लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये फॉर्मूला तो बना, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद बना है, तो यानी फिर भी हम लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, या फिर जरूरत ही नहीं माइनस कॉमन लेने की, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी का। प्लीज़ यार, आप जाके आपको आइडेंटिटी रेशियो का टॉपिक देखना होगा, वहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये सारे 0 तो 0 हो गए, 0 0 1, ठीक। तो ये मेरा थर्ड स्टेप्स हो गया। बस इसके स्टेप के बाद फाइनल आंसर आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा लिखा है, तो थीटा थीटा यहाँ माइनस है, थीटा थीटा, कॉलम थर्ड 0 0 1 है, रो थर्ड 0 0 1 है। तो देखो, रो थर्ड 0 0 1 हुआ, कॉलम थर्ड 0 0 1 हुआ, तो क्या अगर इससे मैच करें तो रो 3 कॉलम 3 इसमें अपीयर है, सेम टू सेम, बिल्कुल है। चेंजेस क्या हो रहा है, जहाँ पे थीटा हमारे इन्फॉर्मेशन में है उसके जगह पे सिर्फ अल्फा बीटा आ रहा है, थीटा की जगह पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। आप दोनों जगह देख सकते हो, माइनस भी है तो माइनस भी है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो थीटा के प्लेस पे क्या लिखा है यहाँ पे, वो अल्फा प्लस बीटा, और मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको शॉर्टकट में अकॉर्डिंग टू गिवन क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली, उसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द राइट हैंड साइड एज द फाइनल आंसर, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद एक एग्जाम्पल और करते हैं। ओके, तो एक हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसीजर करना है। तो कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 312 403 1 -1 -5 01 -2 112, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्या यार 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई कोई फार्मूला है क्या डायरेक्ट? ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ना मैंने पढ़ा है, ना आपको पढ़ना है, ना कहीं लिखा है। तो अगर बात करते हैं जब 3 नंबर्स आए, 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, 5 नंबर का हो, तो इस तरह कॉन्सेप्ट को कैसे हैंडल करते हैं? तो इसका जो तरीका है यार वो होता है आप एक समय पे 2 को मल्टीप्लाई करो, एक समय पे 2 को, ठीक। अब एक समय पे 2 किस तरह के होंगे? लगातार कोई भी 2 लो,
लगातार होना चाहिए, ध्यान रहिए जो शब्द में बोला उसको ध्यान दो। इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी सीखेंगे, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ लगातार होना चाहिए, इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद कर लो कि 2 नंबर कंसेक्यूटिव होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, लगातार 2 नंबर। जैसे लगातार में 2 नंबर क्या हो सकता है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लो या फिर हो सकता है आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये लगातार कहलाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करें, तो यार ये लगातार थोड़ी पिक की हो आप, इसमें एक नंबर छोड़ दियो ना आप, ओके। तो ये कंसेक्यूटिव होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिलहाल मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, बट कोई डोंट वेरी, बस ये बताना चाहता था कि 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते समय 2 नंबर को पिक किया जाता है, वो भी लगातार नंबर के होने चाहिए 2 नंबर, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्या इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जैसे आप बताओ 3 1 2 कितने क्रॉस का है, 1 क्रॉस 3 है, क्योंकि फर्स्ट रो 3 कॉलम्स। ये क्या है भाई साहब, क्या 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 3 क्रॉस 3 है, और ये क्या है 3 क्रॉस 1, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एकेडमी लेवल के पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि आपसे सिर्फ ये पूछता है कि जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने क्रॉस का मैट्रिक्स क्रिएट होगा, सिर्फ इतना पूछता है। कितने क्रॉस का मैट्रिक्स क्रिएट होगा, वैल्यू नहीं पूछता है, बस कितने क्रॉस का होता है ये पूछता है। तो देखते हैं कैसे। आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा, बताओ। फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो मैच किया, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से कितने क्रॉस का बनेगा, इनके मल्टीप्लिकेशन से 1 क्रॉस 3 का। बाजू में क्या है 3 क्रॉस 1। अब बताओ इनके मल्टीप्लिकेशन से कितने क्रॉस का बनेगा, 3 3 सेम हो गया, क्या बचा 1 क्रॉस 1। यानी कि एक चीज हम श्योर हो चुके हैं कि इनके मल्टीप्लिकेशन से एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जो 1 क्रॉस 1 का होगा बिना कैलकुलेट किए। सो कई बार आपसे सिर्फ ये पूछ लेता है कि कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं, मतलब वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है अगर पूछता है कि कितने क्रॉस का मैट्रिक्स क्रिएट होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं फिलहाल मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि मुझे वैल्यू भी चाहिए, तो मुझे 1 बाय 1 करके देखना होगा। So now start. We first multiply by consecutive any 2 matrices. Now start. First matrix is 1 क्रॉस 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये दोनों सेम है। एक चीज श्योर हो गया, ये जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा ये 1 क्रॉस 3 होने वाला है। तो देखो इसको थोड़ा सा मैंने साइज छोटा रखा है। ये कैसे पता चला साइज छोटा रखना है, मैंने पहले चेक किया कि कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, तो इसमें लिख रहा है 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3 मतलब एक सिर्फ रो होगा, कॉलम कितनी होगी 3, जिसे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में रो मैट्रिक्स के नाम से बोला गया था। आई होप अगर आपको याद हो, ठीक। तो पहले देखते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या फॉर्म होता है। आइए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन को वही रूल है कि रो एंड कॉलम। तो ये रहा आपका कॉलम, ये रहा आपका रो, मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12, 1 0 जा 0, 2 3 जा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कॉलम का अब फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 1 इंटू -1 हो जाएगा, एंड 2 5 जा 10, सो -10 हो जाएगा। प्लस प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना होता है, इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट थिंग्स, कॉलम थर्ड है आपका 0 1 -2, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 3 1 2 से। तो 3 में 0 मल्टीप्लाई 0, 1 1 जा 1 एंड 2 -2 यानी कि -4, ठीक है। सो आफ्टर मल्टीप्लाई ये क्या बचता है 8, एंड दिस इज ये आ जाएगा आपका 2, ये -10 यानी कि -8, ये आ जाएगा आपका -3, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट स्टेप्स है जो कि आंसर हमारा आने वाला है।
ये रहा आपका 1x3 का मैट्रिक्स है, 3x1 का। क्या अब इनको कंबाइन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कंबाइन किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल है। इस वे में आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। तो रो कॉलम को छुपा लो, जितना बचेगा उतने क्रॉस का क्रिएट होगा। तो अब देख सकते हो यार, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1x1 ही बन पा रहा है। यहाँ पे 3 हटाने के बाद सिर्फ 1x1 बचेगा, यानी इनके मल्टीप्लिकेशन से 1x1 का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो 18 1 ज़ा 18, नेक्स्ट थिंग्स -8 into 1 so -8 and -3 2 ज़ा 6 so -6। इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो दिस इज द आवर फाइनल आंसर्स। ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव एंड कैंसिलेशन, इस तरह से 2 3 4 हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स के अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं। ठीक है, ओके। और अगर सारे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर जाकर सुप्रीम 60 का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे इसके सारे असाइनमेंट DPP वहाँ पे सेव हुआ है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।